नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आशीष सक्सेना और मेरे साथ हैं शरद शर्मा जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दीपक कुलश्रेष्ठ जी, जो कि एक राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक हैं। आज हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जो कि बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। आरक्षण। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो आजादी के साथ हमें मिला गिफ्ट में, और आज तक हम उसको लेके ढोते आ रहे हैं। अब इसमें रहा क्या है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1950 में हमें ये दे दिया कि भाई जो दबे कुचले लोग थे, पिछड़े लोग थे, सामाजिक तौर पे जो लोग सक्षम नहीं थे, उनके लिए आरक्षण दे दिया गया कि भाई 22.5% आरक्षण आपको दिया जाता है, और उसकी एक अवधि तय की कि भाई 10 साल में आपको ये 10 साल तक आपको ये आरक्षण मिलेगा। उसके बाद जब उत्थान हो जाएगा तो आप अपने नॉर्मल कोर्स में आप चले जाएंगे। आरक्षण समाप्त होगा या नहीं होगा ये बात जो है अलग है, लेकिन उन्होंने टाइम पीरियड जो डिसाइड किया था वो 10 साल का किया था। 7.5% दिया था एसटी के लिए, और लगभग 15% दिया था उन्होंने एसटी के लिए। उसके बाद क्या हुआ, ओबीसी इसमें ऐड कर दिया गया। ओबीसी का 27% और ऐड कर दिया गया 1990 13 अगस्त को। वीपी सिंह जी की उस टाइम सरकार थी, वो ओबीसी के लिए उन्होंने ऐड कर दिया कि ये 27% ओबीसी के लिए आरक्षण और होगा। अब आज की डेट में आरक्षण का क्या प्रीव्यू है, किन मुद्दों पर आरक्षण होना चाहिए, किन पे नहीं होना चाहिए, आंदोलन जो हो रहे हैं उनसे क्या इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा, उसके लिए हम आज बात करते हैं अपने दोनों साथियों से, दीपक जी और शरद जी से। तो शरद जी, ये बताइए, आज जो आरक्षण है, जो आरक्षण का एक प्रीव्यू चल रहा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? आपका क्या कहना है उसके बारे में? देखिए, कुछ कहने से पहले नमस्कार मित्रों। कुछ कहने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आरक्षण का जो आंदोलन है, हम उसको दो फेज में देखना चाहिए। कि एक था प्री मंडल एजिटेशन, जो प्री मंडल में था कि हम लोग एक मान चुके थे कि हम रिजर्वेशन मिलना है 22.5%। लेकिन पोस्ट मंडल जो एजिटेशन, जो पोस्ट मंडल फेज है, उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा आंदोलन हो रहे हैं, हर जगह ही ये दिक्कत है, और कहीं ना कहीं जो सामान्य वर्ग है वो इस वजह से पीड़ित है, ये दिख रहा है। और वो उसका प्रारूप इस आंदोलन ले लिया है, ये आंदोलन इसी का प्रारूप है। और सबसे बड़ी बात है कि अब एक्चुअली इसको अब हम कहें राजनीतिक आंदोलन भी नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही है। अब मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, आरक्षण पे अब बहस होनी बहुत जरूरी है समाज में, क्योंकि जो समाज की संरचना 1950 में थी वो समाज अब चेंज हो चुका है। आप समझिए इस बात को कि बहुत सी जातियां और जनजातियां जो हैं वो प्रोग्रेस कर गई हैं, और जातियां तो विशेषतः तो बहुत सी जातियां जो है जो बहुत प्रोग्रेस कर चुकी हैं, जिनका नाम लेना ठीक नहीं रहेगा इसमें, लेकिन प्रोग्रेस कर चुकी है, उनके लिए अब रिजर्वेशन का कोई मतलब बनता नहीं है। और एक क्रीमी लेयर हमने इंट्रोड्यूस करना चाहिए SC ST रिजर्वेशन के अंदर भी। खैर वो अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, उसमें मैं नहीं कहता, लेकिन 27% जो ओबीसी है, जो आंदोलित, जो आज का जो सामान्य वर्ग जो पीड़ित है वो आंदोलित है इससे, क्योंकि जो 27% रिजर्वेशन है वो कहीं ना कहीं इनको पच नहीं पा रहा है। क्योंकि उसका रीजन है कि सरकारी नौकरियों में करीब 50% की कैप लग चुकी है आपकी, तो ये आंदोलन इसलिए हो रहा है। अब मुझे तो लगता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज, अब उनको इस बात से उठना पड़ेगा कि वोट की राजनीति से उठना पड़ेगा, और उनको इस विषय पे एक सामयिक विषय है, और इस पर चर्चा बहुत जरूरी है कि किस तरह से रिजर्वेशन का स्ट्रक्चर दिया जाए, क्योंकि उसमें कई सामान्य वर्ग के लोग भी हैं जो कि बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर है। तो आप उनका भी कुछ हित देखना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा इसके अंदर। जी दीपक जी, मैं आपसे ये जानकारी करना चाहता हूँ कि आज के लोग जो आंदोलनकारी हैं, जो ग्रुप्स आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो अपने विजन में क्लियर हैं? हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हम किस चीज को खत्म करने को कह रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से आंदोलन से आरक्षण खत्म तो होगा नहीं, तो इसका प्रारूप क्या होना चाहिए? क्या वो जो ग्रुप्स हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो अपने मोटिव्स में 100% क्लियर है कि हमें ये चाहिए? क्या कहना है इसके बारे में आपका? देखिए, जो आरक्षण में इसके खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो पूरी तरह क्लियर है कि उनको क्या चाहिए, और वो इसीलिए कर भी रहे हैं। कम से कम इस वक्त वो सरकार से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि आरक्षण जो जिस वर्तमान में जिस तरह से लागू किया गया है, उस पर कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए, और उस पर एक व्हाइट पेपर लेके आना चाहिए।
हमें ये तो पता चलना चाहिए उस आरक्षण से कितने लोगों को फायदा हुआ, किन लोगों को फायदा हुआ, और पिछले 77 साल में जो आप आरक्षण दे रहे हैं, क्या उससे समाज को कुछ फायदा हुआ भी है या नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो कितने परसेंट लोगों को फायदा हुआ है? अगर हुआ है तो कितने परिवारों को फायदा हुआ है? तो जिन परिवारों को पीढ़ियों से उसका अगर फायदा मिल रहा है, उनको क्या उस आरक्षण की जो दायरा है उससे बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए? अगर हमारा उद्देश्य ये है कि हम मैक्सिमम लोगों को उस बेनिफिट को दे पाए, अगर हमें मैक्सिमम लोगों को उस बेनिफिट को देना है, तो हमें उन लोगों को जो क्रीमी लेयर पार कर चुके हैं उनको उसके दायरे से बाहर निकालना चाहिए। और मेरा ये मानना है सरकार को पिछले 77 साल में कम से कम एक नीति इस बात की लेके आनी चाहिए, एक व्हाइट पेपर इस बात का लेके आना चाहिए, लोगों के सामने उसके डेटा शेयर करने चाहिए कि कितने लोगों को फायदा हुआ है, अगर फायदा हुआ है तो, और फायदा अगर नहीं हुआ है तो, उन दोनों हालात। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो बेसिस ऑफ रिजर्वेशन है उसको हमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा और बेसिस ऑफ रिजर्वेशन चेंज करना पड़ेगा। जिस तरीके से क्रीमी लेयर्स हैं उनको हमें और 2 क्रीमी लेयर्स बनानी पड़ेंगी, या कि जो है इस तरीके से इन लोगों को, इस तबके को दिया जाए, इस तबके को ना दिया जाए। जो लोग, जिन लोगों का उत्थान हो गया है उन लोगों को आरक्षण अब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक स्टेज पर वो तो सीधी सी बात यह है कि जो लोग सामान्य लोगों के बराबर अगर आ चुके हैं और कई पीढ़ियों से अगर आ चुके हैं, तो उनको आरक्षण देने का कोई औचित्य बनता भी नहीं है। आप उन लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं जो SC ST या OBC समुदाय में है, जहां वो बेचारे तरस रहे हैं, उनको फायदा नहीं, जिनको फायदा नहीं मिल पा रहा, उनको अगर हमें उनको फायदा पहुंचाना है तो हमें क्रीमी लेयर को हटाना ही पड़ेगा और हर कीमत पर हटाना पड़ेगा। तो नहीं, बहुत सारे परिवार या एक समुदाय, जनरल कैटेगरी का भी ऐसा है जो आर्थिक रूप से बड़ा कमजोर है, पीड़ित है, तो क्या उनके लिए भी आरक्षण में कोई जगह होनी चाहिए, या किस तरीके से उनका उत्थान कैसे होगा? देखिए, 10% तो हमारा है उसके अंदर, लेकिन अब उसका भी एक बहुत क्लियर कट एजेंडा नहीं कि आप आर्थिक आधार पर किसे दोगे 10% के लिए। उसमें बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो सामान्य वर्ग में भी, जो कि बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई है इस टाइम। मतलब आप एक तो आप सामाजिक और आर्थिक है ना, इसका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सी जो जातियां हैं, बहुत सी जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं, उनमें जो है कि सामाजिक वो आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सामाजिक रूप से पिछड़े कह सकते हो आप उनको। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब आज जो पोस्ट लिबरेशन जो फेज है हमारा हिंदुस्तान का, उसमें अब आर्थिक आधार ही तय होना चाहिए रिजर्वेशन का क्राइटेरिया। देखिए शरद जी, एक बात बिल्कुल क्लियर है जिसको हम लोग कई सालों से झेलते हुए आ रहे हैं। OBC आरक्षण में कुछ जातियों को, अगर आपको याद हो, बाद में ऐड किया गया था। बिल्कुल, भारत की कुछ पूरा राजनीतिक वो था। कहने को तो ये कहा जाता है कि वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं। हकीकत क्या है, ना वो सामाजिक रूप से पिछड़े थे, क्योंकि कुछ लोग तो अपने आप को किसी भगवान से जोड़ते हैं। अगर किसी भगवान से जोड़ते हैं, और अगर हिस्टोरिकल तरह से उनको देखा जाए, तो वो जो क्षत्रिय वंश है वो लोग वहां से आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी 25 जो जिस समुदाय से वो लोग बिलोंग करते हैं, उत्तर भारत में 28 से लेकर 32 रियासतों के राजा उस समुदाय से बिलोंग करते थे, जिनके पास बड़े बड़े लैंड बैंक हैं। आखिर क्या उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? आपने आरक्षण में उनको सिर्फ इसलिए शामिल किया क्योंकि वो लाठी से मजबूत थे, वो पैसे से मजबूत थे, और एक वो बड़ा वोट बैंक बनाते थे, इसलिए आपने उनको उसमें शामिल कर दिया। तो क्या ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? और इस पर राजनीतिक बहस होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, अगर हम वास्तविक रूप से लोगों का, समाज का भला करना चाहते हैं। दीपक जी, राजनीतिक बहस तो इसलिए नहीं हो सकती ना, क्योंकि एक ये पॉलिटिकल वोट बैंक है, ठीक है। और दिक्कत क्या हो रही है कि इस आंदोलन को भी राजनीतिक रूप रंग दिया जा रहा है कि भाई उनको लगता है अपर कास्ट का आंदोलन, तो इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही है। दिक्कत, समस्या यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि राजनीतिक दलों को अब अपने निहित स्वार्थ से ऊपर उठकर ये सोचना पड़ेगा कि अगर इस देश में हम लोगों को एक मजबूत यूथ चाहिए, जिसे जेनजी कहा जा रहा है, उसके लिए चाहिए। क्योंकि जेनजी का मतलब ये नहीं कि दिल्ली और जो दिल्ली एनसीआर में जो जेनजी है वो डिफरेंट है, जो बिहार में जेनजी बैठा हुआ है वो डिफरेंट है। बिहार में का जेनजी उसको आज भी सरकारी नौकरी चाहिए, बिहार का या पूर्वांचल का जो जेनजी उसको नौकरी चाहिए। उड़ीसा का, यहाँ के जेनजी के लिए ठीक है, प्राइवेट एक थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हम रह रहे हैं और जितनी मेट्रो सिटी में हम रह रहे हैं, लेकिन वहां के लिए तो हमें चाहिए। उसके लिए मेरा कहने का मतलब ये कि अब रिजर्वेशन का आधार सिर्फ आर्थिक होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज के हिसाब से तो अब समाज बहुत बदल चुका है। पॉलिटिकली जितनी भी जातियां थी, जितनी पिछड़ी जातियां थी, सब एम्पावर्ड हो चुकी हैं काफी हद तक। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो रिजर्वेशन का जो प्रारूप होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा
आर्थिक हालात पर होना चाहिए कि कौन किस आर्थिक स्थिति में है, उसको गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट चाहिए, उनको उस हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए। जातिगत आधार पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, ऐसा मानना है। आशीष जी, एक बात मैं यहाँ बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। एक और हमारे यहाँ की जो भी सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, कहने को तो आप ये कहते हैं सब विश्व की हम तीसरी इकोनॉमी बनना चाहते हैं या चौथी बनना चाहते हैं, या हम छप्पर फाड़ के हम विश्व के विकसित देशों में आ जाएंगे। इन पॉलिसियों को अगर आप इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे तो मेरा मानना है आपको वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी बनने में, सेकंड इकोनॉमी बनने में, या विकासशील देश, विकसित देश बनने में आपको बहुत ज्यादा मुसीबत आने वाली है। अगर आपको वर्ल्ड के विकसित राष्ट्र में शामिल होना है तो आपके दिमाग का विकास होना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो बंदिशें जो आपने लगाई हुई हैं, उन बंदिशों को तोड़ के आपको बाहर आना पड़ेगा और आपको उस तरह से सोचना पड़ेगा। बस ये है कि किसी पार्टी को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और जनरली सत्ता के जो सत्ता में पार्टी, उसकी जवाबदेही बनती है इस बात के लिए कि उसको आगे इसका संरचन क्या रहेगा, क्या इसकी संरचना रहेगी, क्या इसका स्ट्रक्चर रहेगा रिजर्वेशन। शरद जी, अभी एक किस्सा आया है, आशीष जी आपने ही पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पे एक किस्सा आया था, रोहतक मेडिकल कॉलेज का किस्सा था। ज्यादा पुराना किस्सा नहीं है, 2 महीने पुराना किस्सा है। सर्जन या डॉक्टर की जो मेरिट आई थी, उसमें जो एमडी और एमएस की बात बता रहा हूं मैं, उसमें एक लड़का जिसके 500 में से 485 नंबर आए, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और दूसरा जिसका सिर्फ 4 नंबर आए उसका सिलेक्शन हो गया। क्या क्वालिटी को आप उस लेवल तक कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं आरक्षण के नाम पर? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो क्वालिटी हमारी है, उस क्वालिटी को हम डिग्रेड करते जा रहे हैं। जो बंदा या जो लड़का या जो लड़की या जो छात्र सिर्फ 4 या 5 या 10 नंबर लेके आ रहा है, उसको हम ऐसी फील्ड्स में जो कि टेक्निकल फील्ड्स है, जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वो हम उनको उन नौकरियों में इंसर्ट करते जा रहे हैं। और जो लोग ऐसे हैं या जो बच्चे ऐसे हैं जो कि साउंड है, पढ़ाई लिखाई में साउंड है, पढ़ के मेहनत करके वो इतने सारे नंबर लेके, भाई नंबर ऐसे तो आ नहीं जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करके ही नंबर आते हैं। जो मेधावी छात्र हैं उनको हम पीछे करते जा रहे हैं, उनके ऊपर रिजर्वेशन थोपते जा रहे हैं। इसी का आज की डेट में हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि कई सारे ऑपरेशंस जो अच्छे डॉक्टर्स कहा जाता है जिनको, वो वाकई में अच्छे डॉक्टर नहीं होते, वो खोटा लिंक करके आए होते हैं। आए दिन पुल गिर रहे हैं, गवर्नमेंट जो पुल बना रही है, कहीं बिहार में पुल गिर रहा है, कहीं कोई पुल गिर रहा है, तो क्या ये सब इसी रिजर्वेशन का रिजल्ट है? नहीं, वो सीधा रिजर्वेशन के लिए उस तरफ नहीं जाना चाहता। वहां भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से वहां कमजोर लोग या कमजोर इंजीनियरों को हमने भेजा, ऐसा नहीं है। वहां भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली, विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में कुछ ऐसे सेक्शन है जहां पर आपको आरक्षण बिल्कुल भी लागू नहीं करना चाहिए। नहीं, अब दीपक, जिसमें थोड़ा मैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ नहीं करता इस चीज को। मेरा मानना है कि इसका में रास्ता निकालना पड़ेगा हमको। उसका रीजन मैं बताता हूँ। रीजन में क्या, मुझे लगता है कि सोल्यूशन इसका यही है कि जैसे आप मेडिकल का एग्जाम है, नीट एग्जाम है, तो एक बच्चा जो है, जो सामान्य वर्ग का बच्चा, उसकी कट ऑफ 110 के करीब आती है, जो भी वॉटेवर, मुझे पता नहीं स्कोर्स कितना होता है। लेकिन आपको कैटेगरी के अंदर भी आपको एक कट ऑफ लिस्ट बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 4 नंबर वाले बच्चे को मिल जाए, हमें उसमें भी कट ऑफ बनानी पड़ेगी। उससे शायद लगता है कि क्वालिटी इंप्रूव होगी, और उस वर्ग के बच्चों को भी, वो जो बच्चों को भी एहसास होगा कि मैं नहीं, कोटे से नहीं आया हूँ। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने बहुत से, हम लोगों ने वर्क से देखा है कि इन जातियों में एक कॉम्प्लेक्स होता है कि अगर वो सपोज रिजर्व कैटेगरी, ये हमने देखा सरकारी ऑफिसों में देखा है कि रिजर्व जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, वो एक थोड़ा सा वो हीन भावना रहती है। देखिए, और जो सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, वो उनको एक तरह से हेय दृष्टि देखते हैं। ये बहुत होता है। मतलब इनफैक्ट मैंने तो देखा है कि लोग खाना भी अलग अलग खाते हैं, ये इतना हाल है। लेकिन अब इसके लिए इसका समाधान ये है कि जो कॉम्प्लेक्सेस हमने खत्म करने के लिए ये तरीका है कि आपको एक कट ऑफ डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये एससी कैटेगरी की कट ऑफ है, ये एससी कैटेगरी की, ये ओबीसी के लिए। देखिए, वही आई थिंक वो एक सॉल्यूशन है, जो कि एक वर्केबल सॉल्यूशन है। मेरा ये कहना है कि तो एजुकेशनल एग्जाम्स में रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? आपको रिजर्वेशन देना है, ठीक है, नौकरियों में दो। एजुकेशन एग्जाम में जहां से हमारी गुणवत्ता ही खराब होती है, उनका रिजर्वेशन बिल्कुल खत्म नहीं देना चाहिए, क्योंकि गुणवत्ता खराब हो रही है ना। नहीं आशीष जी, हमारा क्या है कि हम लोग संविधान में लिखा गया ना कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज वाली बात है, इन जनजातियों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसलिए इन लोगों को मेन स्ट्रीम में डालने के लिए हमने किया। ये तो उस टाइम की बात, हाँ, उस टाइम की बात थी। लेकिन अभी भी क्या है ना कि
जो एक पर्टिकुलर जनजाति जो पढ़ लिख जाती है वो ले लेते रिजर्वेशन का बेनिफिट, उसके बाद वो कंटिन्यू करता है, वो वहां पे मेरे को एतराज है कि वो क्यों कंटिन्यू कर रहा है। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो आरक्षण है वो पढ़ाई लिखाई में दो, एजुकेशन में दो। पढ़ाई लिखाई में जाना चाहिए, फिर उसके जॉब के बाद मेरे को लगता है प्रमोशन में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल जॉब में एक चीज अगर आपने आशीष जी नोट की होगी, इस आरक्षण का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या हुआ है, अगर आप इसे को एहसास करें। मानव की एक प्रवृत्ति होती है कि वो संघर्ष करता है, मुसीबत के वक्त, कमियों के वक्त वो संघर्ष करता है और संघर्ष को उस लेवल तक ले जाता है जिससे उस संघर्ष से वो बाहर आ जाता है। इस आरक्षण से सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है, जो आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं उनके अंदर जो नैसर्गिक क्षमता जो संघर्ष करने की थी उसको खत्म कर दिया। उनको जो पता है कि हम बहुत कम नंबर में भी अगर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो इतने हाथ पैर वो आखिर मारेंगे। आगे आपको एक प्लेट और इससे हाँ, बिल्कुल उससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि उनकी जो नैसर्गिक क्षमता है उसको हमने कैप लगा दिया, उसको खत्म कर दिया। और उससे जो अच्छे लोग आ भी सकते थे, जो उस पिछले 50 या 55 या 60 या 70 साल में, अब अगर मान लीजिए 2 या 3 पीढ़ियां तो कम से कम गुजर ही चुकी है ना, उसमें मान लीजिए अगर वो इंप्रूव करते जाते तो इस लेवल तक आ जाते कि वो अपने ऑटोमेटिकली वो आज की तारीख में लोग संघर्ष करके अपने अंदर उतनी जो क्वालिटी उसको डेवलप कर सकते थे और काफी आगे तक जा सकते थे। उनकी वो जो नैसर्गिक क्षमता है संघर्ष करने की, आपको उसने खत्म कर दिया। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कहना चाहता हूं, आरक्षण में आपको जैसे शर जी अभी आपने कहा कि हमको कैप लगाने की जरूरत है। अगर सामान्य वर्ग का बच्चा 90% में उसका सिलेक्शन होता है या 80% में सिलेक्शन होता है तो ओबीसी के लिए हमको कैप लगानी चाहिए 70% की या 60% की। SC/ST के लिए हमको कैप लगानी चाहिए 50% की या 55% की या 45% की। जब तक अगर उनको ये पता चल जाएगा कि हमें 45% से नीचे अगर हम जाएंगे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या हम कहीं आगे नहीं जा सकते, तो वो अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये चीज हर राजनीतिक दल को समझने की जरूरत है कि आपने आरक्षण देकर लोगों को अपाहिज बना दिया। जैसा आप कह रहे हैं कि जो है जो हमारे एग्जाम्स हों या जो नौकरियां हों उनमें कैपिंग लगानी चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो फिर ये है कि आप कैपिंग, जनरल की कैपिंग अलग और SC की कैपिंग अलग, OBC की कैपिंग अलग, ST की कैपिंग अलग, ये ना करके अगर फॉर एग्जांपल हम बताते हैं कि जैसे 1000 सीट्स हैं, 1000 सीट्स में आपने सीट्स बांट दी कि भाई इतनी इस कैटेगरी की है, इतनी इस कैटेगरी की है, इतनी जनरल कैटेगरी की है, तो क्या उन सीट्स में हम सब में 90% पर ही कैपिंग रखें, सीट्स उनकी उतनी रिजर्व हो, तो उससे क्या होगा? मेरा मानना यह है कि उससे ये होगा कि जिस भी वर्ग का जो छात्र है या बंदा है वो उतनी ही मेहनत करेगा, क्योंकि उसको भी 90% लेके आना है, उसको अपनी कमेटी में आगे आना है या अपने वर्ग में उसको आगे आना है। तो क्या सबकी कैपिंग एक नहीं करनी चाहिए? आप ठीक है, आप सीट्स दे दो, आप सीट्स सारी बांट दो, लेकिन कैपिंग आप सेम रखो कि 90% SC/ST वाले को भी लाना है और 90% OBC वाले को भी लाना है, 90% जनरल वाले को भी लाना है। बस ये अलग बात है कि आप लोग के लिए सीट्स हमने उस कैटेगरी के लिए इतनी सीट्स हमने फिक्स कर दी। तो इससे जो हमारी गुणवत्ता है, मेरा ऐसा सोचना है कि जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता पे असर नहीं आएगा। जो SC का बच्चा है वो भी उतने नंबर लेके आने की कोशिश करेगा, जो SC का बच्चा है वो भी, और जो OBC का बच्चा है वो भी, और जो जनरल का बच्चा है वो भी उतने ही नंबर लेके आने की कोशिश करेगा। मेरा ये सोचना ऐसा है कि उससे जो गुणवत्ता का सवाल है वो गुणवत्ता हमारी खराब नहीं होगी। क्या कहते हैं आप? नहीं, व्यवहारिक रूप से ये मेरे हिसाब से संभव नहीं है, क्योंकि एक सामान्य वर्ग के जो अधिकांश, जो मान के चलिए 50% लोग तो कम से कम उनको अच्छी सुविधाएं मिलती ही हैं, ठीक है, या OBC वर्ग के भी 50% लोगों को एक अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। आप उससे नीचे के लोगों को या जो झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं या जंगलों में जो लोग रह रहे हैं उससे नहीं, एक से उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो 90% उनके लिए एक सर पहले मैं 90% उनके लिए जो असामान्य जो उनके सामने परिस्थितियां हैं उनके लिए 90% लाना वाकई बहुत मुश्किल काम है। उसका आप जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए, आपने जो बात कही झुग्गी झोपड़ियों की या जिन लोगों को सुविधाएं मिल रही है, तो ये तो आपने मुद्दा, ये तो आप आर्थिक वर्ग पे ले आए ना। अभी आप जातिगत बात कर रहे हैं तो आप आर्थिक चीज को बीच में मत लाइए, क्योंकि अभी आपने जो बात की कि उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो ऐसे वो तो फिर आर्थिक मुद्दा हो गया। मेरा मानना यह कि जो वर्तमान में स्ट्रक्चर जो इस टाइम सरकार के पास है, हमें उसमें सुधार करने की जरूरत है। आप सडनली इतना बड़ा चेंज लेके नहीं आ सकते। अब मैं यहाँ पे थोड़ा डिफर करूंगा आपसे
कि जो बच्चा अगर मेडिकल का एग्जाम दे रहा है, इंजीनियरिंग एग्जाम दे रहा है, तो इसका मतलब आप ये मान लो कि साइकोलॉजिकली आप समझ लो कि वो उस वर्ग में है, कि उस आर्थिक उसमें है, कि वो कहीं कहीं उस अपने जो अपनी जो जाति है उसमें वो थोड़ा सा बेहतर है बेहतर है। आर्थिक रूप से। जी। क्योंकि भाई वो लोग तो बेचारे कर ही नहीं पा रहे, जो झोंपड़ी में रह रहे हैं, जो आप कह रहे हो जंगलों में रह रहे हैं, वो तो उनको तो पता ही नहीं है क्या है। देखिए इसमें सारी बात यह है कि जिन परिवारों को 2 या 3 पीढ़ियों से ये सुविधाएं ले चुके हैं, उनको उस आरक्षण सूची से बाहर कर देना चाहिए। उनके पास होना चाहिए। हाँ, वो सरकार शायद कर गरीबी मुझे लगता है, लेकिन अब मुझे मेरा जो वो है, मेरे को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इट्स ऑलवेज अ ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज कहते हैं ना। ये जो आंदोलन हुआ है वो ऐसे टाइम पे हुआ है, अगर आप थोड़ा ध्यान हम इतिहास में जाएं, परिप्रेक्ष्य में, कि 1990 का जो मंडल एजुकेशन था वो सामान्य वर्ग के लिए फ्लॉप हुआ, क्योंकि हमारा जो सामान्य वर्ग था वो नहीं कर पाया उसको, और वो बाद में इम्प्लीमेंट हुआ 27%। ठीक है, आज सुखद संयोग ये है कि आज सरकार इस तरह की जो मेजोरिटी में सरकार है। अब मेरे हिसाब से तो अब ये होना चाहिए कि सरकार को संसद में इसको चर्चा पे लाना चाहिए कि रिजर्वेशन का अब प्रारूप क्या होगा। आप रिजर्वेशन बंद नहीं कर सकते, ये तो पक्का है कि रिजर्वेशन आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अब आपको धीरे धीरे इसको तरफ सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, वो सब जगह एक तरह से पॉलिटिकली एम्पावर्ड है। हर एक जाति पॉलिटिकली एम्पावर्ड है। आप देख लो, आप कितने भी इलेक्शन चुनाव के परिणाम देखो, सब में पॉलिटिकली एम्पावर्ड जाति हैं, उन्हें अब पॉलिटिकली एम्पावर्ड है, और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वो बेहतर स्थिति में, जो कि नहीं थी पहले। तो मुझे लगता है कि अब सरकारों को ये इसमें बहस करनी पड़ेगी कि रिजर्वेशन का प्रारूप क्या होगा, और उसके अंदर आपको सामान्य वर्ग की भी कुंठाओं को लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आंदोलनों से इतना असर ही हो पाएगा मात्र कि सरकार को इस बात पर सोचना पड़ेगा कि वो आगे अपना लाइन ऑफ एक्शन क्या बनाए। इससे अभी जो आंदोलन हो रहे हैं उससे रिजर्वेशन पर इमीडिएट कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। नहीं, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आना, अभी कोई इम्पैक्ट नहीं आना, लेकिन हाँ लगता है कि आने वाले टाइम में शायद एक 10 साल बाद कुछ लगेगा कि कुछ हो रहा है, बेहतर हो रहा है। देखिए इस आंदोलन से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है या इस आंदोलन के थ्रू हुआ है, कि जो गैर आरक्षित जो वर्ग है उसने अपनी नाराजगी सरकार के सामने ये प्रकट कर दी कि आपकी सारी जो आपकी मनमर्जी जो चल रही है कि इस मुद्दे पर आप बहुत लंबे समय तक नहीं चला सकते, हम आपसे नाराज हैं, और हम ही आपका कोर वोट बैंक है। जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनका जो कोर वोट बैंक है वो सामान्य वर्ग के लोग ही हैं। तो उन्होंने कम से कम अपनी नाराजगी इनके सामने प्रकट कर दी कि इसको बहुत लंबे समय तक आप दबा के नहीं रख सकते, आपको उनकी बात को सुनना ही पड़ेगा। इसीलिए जैसा कि शरद जी ने कहा कि संसद में इस बात पर कम से कम सरकार को एक बहस जरूर करनी चाहिए, सारे राजनीतिक लोगों को, कि आखिर आरक्षण से किसको फायदा हुआ है और किसको फायदा नहीं हुआ है। अगर फायदा नहीं हुआ है, जिन लोगों को फायदा नहीं हुआ है, तो उनको फायदा कैसे पहुंचाया जा सकता है, इस बात पर कम से कम बहस तो होनी चाहिए। सरकार, कोई भी सरकार है, ये इसके लिए बहुत बड़ा रिस्क होगा, लेकिन करना ये तो किसी को लेना पड़ेगा। क्योंकि मुझे एक चीज ध्यान, अगर इतिहास में हम जाएंगे तो अगर वीपी सिंह का मुझे एक बयान याद आता है उस टाइम, जब उन्होंने दूरदर्शन में बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जब बहुत बड़ा एजुकेशन चल रहा था, आपको तो ध्यान होगा, मंडल एजुकेशन बहुत बड़ा था, आप उसके गवाह हैं, हम लोग सबने देखा। मैंने उसमें ये था कि वीपी सिंह से पूछा गया कि भाई आप वापस लेंगे विधायक के? उन्होंने कहा नहीं, किसी कीमत पर विधायक लूंगा, चाहे सरकार गिर जाए। तो अब मुझे लगता है कि अब जो राजनीतिक दल है, जो सत्ताधारी है, उसको इस बात को बोलना पड़ेगा। क्योंकि वीपी सिंह की एक बात को मैं मानता हूँ कि उन्होंने कहा कि चाहे सरकार गिर जाए लेकिन मैं इसको ला के रहूंगा, और अल्टीमेटली आया वो। आप मान लो कि नरसिम्हा राव सरकार में उसको इम्प्लीमेंट हुआ और उसको बकायदा, और उस टाइम कोई एजिटेशन नहीं। आप सोचो, इंटरेस्टिंग बात है कि जिस एजुकेशन से पूरा उस टाइम हम लोग आहत थे, हम लोगों का भी कैरियर काफी फर्क पड़ा उसमें और सबको, लेकिन वो जब आराम से पास हो गया, और क्योंकि उसके बाद लिबरेशन फेज आ चुका था, इंडिया में प्राइवेट नौकरी आ चुकी थी, प्राइवेट जॉब आ गई थी, सब जगह सब कुछ हो गया था, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा उसका। अब हमें ये जो सरकार है, अब जो सरकार ये है, मेजोरिटी की सरकार है, तो इसको सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं हमको इस पे एक बहस तो करनी पड़ेगी, वरना ये समाज को देखते, एक तो क्या है कि दो दिक्कतें रहेंगी, जो लाभांश, जिसको लाभ मिल रहा है वो उसका, और उसके बीच में एक बड़ा कंफ्लिक्ट रहेगा जिसको लाभ नहीं मिल रहा है, कुंठा रहेंगे। अगर अब कम से कम इस मामले हम लोग ये करना पड़ेगा कि संरचना जो आज का जो समाज है उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि मुझे तो लगता है कि आर्थिक आधार सबसे बड़ा मजबूत आधार है, उसके बेस पर आपको रिजर्वेशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जैसे अभी बहुत सारे नेता इस बात को कह रहे हैं कि नहीं आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। मेरा ये कहना है, राजनीतिक बयान है, आरक्षण आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है। वो एक ऐसी सुविधा थी जो आपको अपलिफ्ट कर सकती थी, वो आपको दी गई थी। अगर आप ये अभी से मांग चलते हैं कि नहीं ये संवैधानिक अधिकार है, ये ताउम्र चलता रहेगा, ये संभव नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो
जो आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं उनको खुद भी ये चीज समझनी चाहिए, उनका बहुत बड़ा अहित होने जा रहा है, अब तक हो चुका है। मैं जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनकी क्षमताएं सीमित हो गई हैं और उन्होंने अपने आप को एक बाड़े के अंदर कैद करके उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है। उनको उससे बाहर आके सोचना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फायदा ले पाए। जी बिल्कुल। तो अब हम इस मुद्दे को लेकर के कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और अपने दर्शकों के लिए एक सवाल छोड़ के जाते हैं कि इस मुद्दे का भविष्य क्या है। आप सभी दर्शक अपने अपने राय, अपने अपने कमेंट्स हमको बताएं, जिससे हम उन कमेंट्स को अपने अगले डिस्कशन में, अपने अगले फोरम में रखकर उन पर बातचीत कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।